नजरिया विजन। क्वालिटी खत्म होती जाती है, फिर आप उसको इनकैश करने के चक्कर में क्वालिटी खराब करते हैं, है ना। तो मेरा मानना ये है कि चीजें आज भी अच्छी बन रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर होता है अब ये चल गया, अब ऐसा ही इसका सीजन 2 बनाओ। ये बात शायद लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन राइटर एसोसिएशन आइडिया रजिस्टर नहीं करती है। आज कास्टिंग काउच आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ना। आज कास्टिंग काउच पॉलिटिक्स में है, आज हर जगह कास्टिंग काउच है। मगर मैं इस इंडस्ट्री को इसलिए अच्छा मानता हूँ कि यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करती है। नॉटी होना अलग चीज़ है, वल्गर होना अलग चीज़ है, घटिया होना अलग चीज़ है। ताज्जुब उस बात पे था कि एक आदमी ने घटिया बात कही, लेकिन इतने सारे लोग उस पर हंस रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ताज्जुब इस बात पे। तो अब आपके शो में अगर लड़की बन के लोग आ रहे हैं और आके वो बिलो द बेल्ट बात करते हैं, तो उससे मुझे तकलीफ होती है। और जितने भी आसपास दिख रहे थे वो सब दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। और अब सुनील पाल इतने वाहियात जोक्स मारते हैं तो उसमें ही हंसी आ जाती है। ठीक है। तो इसलिए मैं अब जब मैंने कपिल के बारे में बोला था तो मुझे कितना लोगों ने लिखा है, कितना ट्रोल किया है। मुझे वो नहीं लग रहा है गोविंदा अगर एंटर होगा वहां पे तो क्या होगा। तो मैं सोचता रहा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत सोचा। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा चिट्ठी भैया ये ना आप आ रहे हो, ये बहुत फ्लैट जा रहा है। तो बोले तो क्या अच्छा? इसमें कर क्या सकते हैं। वो ऐसी तालियां मिली मुझे वहां, ऐसी इनाम मिलने शुरू हो गए। उसके बाद तो एक ऐसा सिलसिला मेरा शुरू हुआ कि मैंने क्रिएट किया इसका। तो मुझे लग गया था कि यार ये ना, मुझे लग रहा अंदर से ये जबरदस्त पकड़ेगा और सालों तक ये इज़्दा चलेगा। और सच में आज तक इज़्दा चलना चाहिए। और देखिए अब वो आए हैं, इस तरह से आए हैं कि वो छा गए हैं। और आज आपके पॉडकास्ट पे शेखर जी के लिए, शेखर सुमन के लिए मैंने खुद एक कविता जो लिखी है वो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। अरे वाह वाह, इरशाद इरशाद। कहना नहीं कि ज्ञान है, कहना नहीं कि ज्ञान है, कहना नहीं कि ज्ञान है, ये ज्ञान ही अज्ञान है। कुछ लोग कैमरे के सामने आकर तालियां ले जाते हैं और कुछ लोग कैमरे के पीछे बैठकर पूरी दुनिया को हंसाने की वजह बन जाते हैं। आज के हमारे मेहमान उन्हीं खास लोगों में से एक हैं। इन्होंने सिर्फ डायलॉग्स नहीं लिखे बल्कि ऐसे किरदार और लम्हे रचे जो आज भी घर घर में मुस्कुराहट ले आते हैं। FIR, लापतागंज और कई यादगार शोज, कई फिल्में ABCD के जरिए इन्होंने साबित किया कि एक अच्छी कॉमेडी सिर्फ हंसाती नहीं, समाज को आईना भी दिखाती है। बदलते दौर में टेलीविजन से लेकर OTT तक और अब AI तक इंटरटेनमेंट की दुनिया में कई मोड़ देखे हैं, लेकिन एक सवाल आज भी वही है, एक अच्छी कहानी और एक जबरदस्त जोक आखिर पैदा कैसे होते हैं। आज हम सिर्फ एक सक्सेसफुल राइटर से नहीं बल्कि उस क्रिएटिव सोच से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में हंसी के रंग भरे। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ आज इस्तकबाल कीजिए हिंदी टेलीविजन के बेहतरीन कॉमेडी राइटर अमित आर्यन जी से। वेलकम टू नजरिया द विजन। अमित जी, तो बचपन में आप जोकर थे या ऑब्जर्वर थे या एक शरारती मास्टरमाइंड थे इस क्लासेस में? एक्चुअली बचपन में मैं तीनों था क्योंकि अभी तीनों थे तो थे, क्योंकि बचपन का जो जोकर है शायद वही हंसा रहा है लोगों को पिछले 25 साल से। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हाँ, बचपन में वो बातें तो थीं जिसको आप जोकर भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वर आप इसलिए कह सकते हैं कि आप अगर मेरे कैरेक्टर्स देखें, मेरे किसी शो के, FIR हो, लापतागंज हो या जो भी मेरी फिल्में हों, ABCD हो, उनमें आप देखेंगे कि कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन में बहुत काम किया मैंने। अब उसमें क्या था, जैसे FIR में अगर आप देखेंगे कई बार जिक्र आता है कि साहब राम टहलू हलवाई, तो वो राम टहलू हलवाई सच में है आपके? हाँ, वो मैंने आज भी मैं असल में बड़ा जहाँ हुआ वो तो बुंदेलखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है बांदा, आपके इलाहाबाद के पास ही है बांदा। 0 रोड डिपो जो है, जी वहीं से बस जाती है। हाँ, तो अतर्रा वहाँ पे एक जगह है छोटी। अतर्रा डिग्री कॉलेज में मेरे फादर प्रोफेसर थे, तो हम लोग वहाँ रहे। तो राम टहलू हलवाई के समोसे हमने बचपन से खाए हैं, हमने मेवालाल के मिठाइयाँ बचपन से खाई हैं। तो जो भी एरिए, जो भी लोग, जो भी मैं कैरेक्टर्स लाता था, वो जो कैरेक्टर्स होते थे मैंने कहीं ना कहीं देखे होते थे, कुछ ना कुछ। तो ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं आप। और तीसरा जो आपने कहा कि शरारती मास्टरमाइंड, तो शरारती तो अभी भी हूँ मैं।
तो शरारत तो हमेशा से रही तो है। राम टहलू हलवाई से मुलाकात होती है? जी, मैं आज भी एक चीज़ मैं करता हूँ कि जैसे बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, ऐसे इंसान को हमेशा उस जगह ज़रूर जाना चाहिए जो उसका होम टाउन हो। वहाँ पे एक अलग टाइप का चार्जर मिलता है, जिसे आप जो है सी टाइप चार्जर नहीं कह सकते या आप कोई लाइटनिंग चार्जर नहीं कह सकते, उसको आप कह सकते हैं वायरलेस। हाँ, वायरलेस ए टाइप चार्जर मैं बोलता हूँ, जिससे आपकी जो आत्मा है वो चार्ज हो जाती है वहाँ जाके। तो मैं जाता हूँ और मैं उन सबसे मिलता हूँ जिन जिन लोगों के साथ मेरा बचपन रहा है, जिन जिन के कैरेक्टर्स मैंने बनाए। इवन आप अगर गौर करें तो एफआईआर में बहुत सारे एपिसोड में आपको अतर्रा डिग्री कॉलेज भी दिखाई देगा। उसमें कई कहानियां मैंने की, जिसमें मैं दिखाता हूँ अच्छा। कि एक कॉलेज है जिसकी कहानी है अतर्रा डिग्री कॉलेज, उसका नाम रखता था मैं। और स्टेशन हॉरर कहानी है कई की मैंने की, उनका नाम रखा अतर्रा स्टेशन। तो कहते हैं ना कि जो है ये बच्चा बड़ा होके अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। मैंने सच में रोशन किया क्योंकि उन नाम के स्टेशंस मैंने सेट बनवाए मुंबई में। तो ये भी हुआ। रेलवे स्टेशन, अतर्रा रेलवे स्टेशन बनवाया, अतर्रा डिग्री कॉलेज बनाया। इवन डिग्री कॉलेज में जो प्रोफेसर्स मैंने दिखाए जो हमारे एक्टर करते, उनके नाम वही रखे मैंने जो वहाँ पे होते थे। जैसे कि एक बड़ा अच्छा एपिसोड तो मैं शेखर शुक्ला ने प्ले किया था, एसी निगम। तो एसी निगम जो हैं वो मेरे चाचा हैं, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मेरे फादर एचसी निगम हिंदी के प्रोफेसर थे। तो मैंने वो सब यूज़ किया है उसमें प्रॉपर। तो आपको बचपन से आपके पेरेंट्स ने ये समझ लिया था कि ये लड़का इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बनेगा, बनेगा या तो राइटर या तो एक्टर या कुछ इस तरह ही बनेगा, क्रिएटिव। बिल्कुल। तो बड़ा कमाल का किस्सा है इसमें कि मैं जब 4-5 साल का रहा हूँगा हार्डली, तो हमारे यहाँ जैसे दिवाली पे लोग पेंट कराते हैं, कलर होता है, पुताई कराई जाती है, तो वैसे ही मेरे घर में भी हुई। और साहब वो 4-5 साल का बच्चा जो है उसने क्या किया, नई नई पुताई हुई है घर में, एकदम नया पेंट। और उस बच्चे ने क्या किया कि उसने देखा कि बड़ी बहन का पेन रखा हुआ है, स्याही वाला पेन, क्योंकि बच्चों को तो स्याही वाला नहीं मिलता था, तो बड़ा। हाँ, तो उसको खोल के उसकी स्याही मैंने निकाली एक ढक्कन में, और उस दीवार पे, जो दीवार नई नई रंग हुई थी, उस दीवार पे उस बच्चे ने क्या लिखा, उस बच्चे ने उस दीवार पे लिखा फिल्म। फिल्म फिल्म दैट वाज द वर्ड, फिल्म। और मेरे पापा ने जब देखा तो शॉक लगे देख के कि ये गुस्सा भी हुए, पहले नई नई पेंट कराया और ड्राइंग रूम में कौन लिख देता है, ड्राइंग रूम में मैंने लिखा फिल्म। और तब उनको भी ये समझ में आ गया कि ये 4 साल का बच्चा अगर जो है और कुछ भी लिख सकता था, और कोई बच्चा होता तो कुछ चित्र बना देता, चिड़िया बना देता, कुछ तो बना देता। मैंने कुछ नहीं बनाया था। और वो फोटो मेरे पास आज तक है, मुझे मिलेगी तो मैं आपको भेजूंगा, वो होगी मेरे पास है, कि उस दीवार में लिखा हुआ है फिल्म। फिल्म लिखा हुआ, तो बस वहीं से जो है समझ में आ गया था। तो ये तो डांट पड़ी, ताली कब सबसे पहले मिली आपको? ताली का भी किस्सा है। अब हुआ ये कि 1986 में मैं काफ़ी छोटा ही था तब, तो 9-10 साल की उम्र की बात है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में हर साल अतारा डिग्री कॉलेज में हर साल एक एनुअल फंक्शन होता था कॉलेज का। तो उसमें दूर दूर से जो कलाकार हैं, आपके छतरपुर रेडियो स्टेशन और आपके आकाशवाणी के जितने, इन सबको बुलाया जाता था। संगीत और गीत का कार्यक्रम होता था। एक लाइब्रेरी हॉल है वहाँ बहुत बड़ा, जिसमें होता था फंक्शन। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे भी परफॉर्म करना है। तो उन्होंने कहा क्या परफॉर्म करना है? तो उस समय फिल्म आई थी शराबी, अच्छा, बच्चन साहब की। तो उसमें गाना था जहाँ 4 यार मिल जाए। अच्छा, मैं बच्चन साहब का जन्म से ही फैन, मतलब जब से मुझे होश संभाला होगा मैंने, तब से मैं उस वक्त और मैंने जिंदगी में जो पहली फिल्म नहीं देखी थी वो भी उनकी ही देखी थी, तो मुझे पता ही नहीं था। चौथी भी वही देखी। हाँ, वही देखी, लेकिन मतलब वो एक जो एक इम्पैक्ट था, तो मुझे हुआ मुझे ये करना है। अच्छा, तब तक वहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसने स्टेज पे किसी फिल्मी गाने पे लिप सिंक करके डांस किया हो, वरना नाचते कूदते तो सभी हैं। तो मैंने प्रॉपर उसको परफॉर्म किया, उसी गाने को पूरा परफॉर्म किया मैंने, विद एक्शन, विद लिप सिंक, एवरीथिंग। तो उससे क्या हुआ, वो जो ऐसी तालियां मिली मुझे वहाँ, ऐसी इनाम मिलने शुरू हो गए। उसके बाद तो एक ऐसा सिलसिला मेरा शुरू हुआ कि अगले 2 साल 3 साल तक आसपास के भी कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो मुझे बुलाते थे सिर्फ डांस के प्रोग्राम करने के लिए। तो वहाँ से एक कहते हैं ना, आँख को और हवा लग गई, वो हुआ मेरे साथ। अच्छा, सच सच बताइए। हाँ बिल्कुल। कि जो हंसाता है लोगों को, कॉमेडी राइटिंग करता है, तो क्या वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तन्हा रहता है, अकेला होता है, अकेलापन होता है उसको?
ऐसा कुछ होता है? ऐसा मैं अपने बारे में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद को कभी तन्हा या अकेला होने ही नहीं दिया, और मैं उस टाइप का राइटर भी नहीं रहा हूँ कि जो राइटर कई राइटर भी ऐसे होते हैं कि जी। जिनको अकेलेपन में, तन्हाई में लिखने का शौक होता है। कई होते हैं कि हम बाहर जाके लिखेंगे, कहीं हम 10 दिन यहाँ हाँ, जाएंगे। सुकून से लिखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं इन सब बातों को कहा करता हूँ ये चोचले हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, जो लोग बाहर भी लिखने जाते हैं, एक हफ्ते प्रोड्यूसर उनको भेजता है, वो 5 दिन तो कुछ नहीं काम करते, वो 6वें दिन ही काम करते हैं। तो वो मैं जानता हूँ उस Last चीज़ date को। पे। हाँ, बीइंग अ राइटर मैं जानता हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना कभी तन्हा अपने आप को रहने नहीं दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेडी लिखता था। तो कॉमेडी लिखने वाला इंसान जो होता है ना, वो अपने उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलता रहता है। तो मैंने खुराफात को ज़िंदा रखा। मैंने कहा यार, ये खुराफात को मैं शांत बंद बक्से में नहीं रखूँगा। तो मैं वो वैसा नहीं, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हास्य है, हास्य का जन्म जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है वेदना की कोख से होता है। तो ज़िंदगी में आपने कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ें झेली होती हैं अपने स्ट्रगल टाइम में कह लीजिए, या जीवन में, कि हास्य और निखर जाता है उससे। ये कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ निकाल देते हाँ, हैं इस निकाल तरह। लेते हैं, दोनों तरह के लोग। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपने स्ट्रगल टाइम में जो भी चीज़ें स्ट्रगल में रही मेरे, तो मैंने उसको जो है हास्य में निकाल लिया उस चीज़ को। डिप्रेस नहीं हुआ मैं। तो अगर अमित आर्यन राइटर ना होते तो क्या होते? अगर राइटर ना होते तो मैं या तो एक पत्रकार होता, ठीक है, वाह। जो लोगों की बातें सुनता और लोगों तक पहुंचाता, और या मैं एक वकील होता। क्योंकि जो एक अच्छा राइटर होता है उसके अंदर एक तर्क की जो होती है, जो तर्क शक्ति होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती। तो इसलिए क्या है, मेरा ये था, या तो मैं एक वकील होता, तब भी मैं लोगों के ही बीच होता और लोगों के ही काम आ रहा होता। अगर पत्रकार होता तो भी लोगों के बीच होता और लोगों के काम आ रहा होता। राइटर हूँ तब भी लोगों के बीच हूँ और लोगों के ही काम आ रहा हूँ। मतलब वो एक मैसेज आगे पहुंचाना, अवेयर करना, जी, ये सब काम करना अवेयरनेस। यस आपका यस है। यस यस। बम्बई आप जब पहुंचे, जब बॉम्बे आए, तो बॉम्बे आके आपने सबसे पहले क्या फेस किया कि सपने बड़े होते हैं या धक्का जो खाते हैं आप वो? देखिए, सपने तो बड़े होते ही हैं, सपने बड़े होते हैं तभी धक्का खा पाता है आदमी। क्योंकि अगर जो है आपको आपके सपने ही बड़े नहीं होंगे तो शायद आप धक्के भी नहीं खाएंगे, है ना। तो मेरे साथ ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी इंसान आता है इस शहर में, किसी भी फील्ड में आता है, वो साथ में सपने लेके तो आता ही है। और वो सपने इतने बड़े होते हैं कि वो उस शहर में नहीं समा रहे होते हैं जिस शहर में वो रह रहा होता है, तभी वो मुंबई आता है। तो इसका मतलब ये अपने आप में ये बात कहती है कि सपने बड़े हैं, तभी इंसान इस बड़े शहर नई आता जगह है। पर है। और धक्के तो देखिए, धक्का तो एक पार्ट है। सफलता आपको जो मिलती है उसके पीछे के जो धक्के हैं वो तो आपको निखारते हैं। ये तो वही एक हथौड़ी और पत्थर वाली बात हो गई कि अगर पत्थर हथौड़ी छेनी से तराशने डरने लगे। लगा तो फिर वो कभी मूर्त नहीं बन पाएगा। तो बहुत इसलिए ठीक है, मैं तो इसको एक पार्ट मानता हूँ इसका। तो इस इंडस्ट्री में टैलेंट आपको लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नेटवर्क? भाई आपको कोई जानता नहीं है, जानता है। देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ बनना है तो टैलेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैं अहमियत देता हूँ वो है किस्मत। किस्मत से ज़्यादा मैं अहमियत नहीं देता हूँ, इसलिए कि आज मेरा इतना नाम है, मुझे सब हाथों हाथ लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुझसे भी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं यहाँ। मुझे ये पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी बेहतर लिख सकते हैं, मुझसे भी ज़्यादा इस क्राफ्ट को जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो मुकाम नहीं मिला जो मुकाम मुझे मिला है। तो इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है। वरना मैंने इसी इंडस्ट्री में, मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो एक लाइन लिख देते थे तो लोग बोलते थे वाह वाह वाह, और उसके बाद जब उस ऊपर वाले का हाथ हट गया तो वही टैलेंट, वही इंसान, वही राइटर, वही एक्टर, वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, उसके बाद जब वो आया तो लोगों ने कहा अरे यार ये ख़त्म हो चुका है, क्या कर दिया इसने। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो कम हो गई? बिल्कुल सही बात। तो वो ईश्वर की, ऊपर वाले की, अल्लाह की जो मेहरबानी है बस। तो मैं हमेशा मानता हूँ किस्मत। अच्छा, आपने इंडस्ट्री के अंदर देखा होगा, बहुत कुछ देखा आपने, तो बॉलीवुड के अंदर कौन सी सच्चाई है जो आपको लगता है कि लोग जान जाएं तो हैरान रह जाएंगे? देखिए, आज के ज़माने में ना
बॉलीवुड के अंदर ऐसी कोई सच्चाई आप इसलिए नहीं कह सकते कि आज जितने भी दूसरे दुनियाएं हैं, दूसरे काम हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे जो भी हो, चाहे बिजनेस हो, आज हर जगह वही सच्चाइयाँ। एक ज़माना होता था कि फिल्मी दुनिया की सच्चाइयाँ ऐसी होती थी जो लोगों को पता नहीं होती थी, तो लोगों को लगता था कि फिल्मी दुनिया में ही ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसा हो गया, अरे अच्छा ऐसा होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ कि आपने सुन लिया, अरे कास्टिंग काउच, क्या बात कर रहे हैं आप, अच्छा कास्टिंग काउच करने के बाद काम मिलता है। ठीक है, आज कास्टिंग काउच कहाँ नहीं है, आज कास्टिंग काउच आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है ना। आज कास्टिंग काउच पॉलिटिक्स में है, आज हर जगह कास्टिंग काउच है। मगर मैं इस इंडस्ट्री को इसलिए अच्छा मानता हूँ कि यहाँ कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। यहाँ पे अगर व्यक्ति ने आपको एक ऑफ़र दिया, ये आपके ऊपर है कि आपको उसका गलत ऑफ़र अगर एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं करता। बाकी कई ऐसे जगह हैं जहाँ फोर्स भी होता है और लोगों को मानना पड़ता है। तो ये जो सच्चाइयाँ थी अब वो हर जगह हो चुकी हैं, तो ऐसी कुछ अब बचा नहीं है यहाँ पे। इसी से मिलता जुलता कि राइटर्स के आइडियाज़ चोरी हो जाना, तो ये मिथ है या ओपन सीक्रेट है इस इंडस्ट्री का? ये तो होता है, ये बिल्कुल होता है, होता आया है, हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि क्या है कि देखिए, आइडिया जो होता है ना, आइडिया पे तो कोई कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। हाँ, कॉपीराइट क्या होता है, उस आइडिया पे आपने जो गढ़ा है, जो बनाया है, उस पे कॉपीराइट हो सकता है, क्योंकि वो आप रजिस्टर करा सकते हैं। आप आज भी हमारी जो एसोसिएशन है, राइटर एसोसिएशन, आप वहाँ पे जाइए, आप बोलिए मेरे पास एक आइडिया है, मुझे उसका रजिस्टर कराना है, वो रजिस्टर नहीं करेंगे। ये बात शायद लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन राइटर एसोसिएशन आइडिया रजिस्टर नहीं करती है। वो कहती है आप पूरी स्क्रिप्ट लाइए या पूरी कहानी लाइए, स्क्रीन प्ले ले आइए, डायलॉग ले आइए, हम रजिस्टर कर देंगे। क्योंकि आइडिया तो ऐसी चीज़ है कि जैसे 7 सुर से ही संगीत है, तो कोई कहेगा साहब 7 ही सुर तो हैं, उसी से संगीत बन गया, तो मिलता जुलता है तो क्या हुआ। इसलिए आइडिया पे कोई कॉपीराइट नहीं, लेकिन आइडिया चोरी होते हैं, बिल्कुल चोरी होते हैं। इसलिए मैं लोगों को सलाह, और आपके पॉडकास्ट से मैं बहुत अच्छी एक मैसेज और सलाह दे रहा हूँ। जो भी राइटर्स हैं जो दूसरे शहरों में बैठे हैं, जिन्हें नहीं पता है इन बारे में, वो अपनी चीज़ें लोगों को भेज देते हैं फेथ में, गुड फेथ में, बाद में वही चीज़ें बन जाती हैं और बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कानूनी तौर पर भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छी सलाह मैं आपको बताता हूँ। कोई भी राइटर हो, उसको अगर उसके दिमाग में कोई आइडिया आया, सबसे पहले काम वो ये करे कि वो अपने आप को मेल करे उसको। क्योंकि हमारा जो मेल होता है, मेल में हमारे पास टाइम, डेट, सब कुछ होता है। अब अगर उस आइडिया पे किसी और ने कुछ बनाया, तो आप कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं कि इस डेट, इस टाइम के पहले का ये अगर दिखा दे कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ, तो भाई मैं गलत हूँ, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं सही हूँ। तो ये सबसे पहला काम करना चाहिए कि अपने आप को मेल कीजिए। अच्छा, दूसरी एक और जानकारी मैं यहाँ बता दूं कि मेल जो होता है उसको हमारा जो माननीय कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह मान्यता है अगर मेल पे चीज़ है। इसीलिए आप देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर चीज़ मेल पे होती है, वो मैसेज पे बात नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि वो जो है एक प्रूफ के रूप में उसको मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए जो भी राइटर्स हैं, जो भी बाहर लोग हैं इस शहर से या इस शहर में, वो अपने आप को मेल कर लें। हाँ, काम की बात है ये बस। उसके बाद कोई आपका आइडिया चोरी नहीं कर सकता, और अगर चोरी करता है तो आप विनर हैं। तो आज अगर 25 साल के अमित आर्यन बॉम्बे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो बॉम्बे आएंगे या यूट्यूब चैनल खोल लेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि देखिए ये आपने बहुत बढ़िया कहा कि जिस ज़माने में हम लोग आए, उस ज़माने में ये सब चीज़ें थी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज वो ज़माना आ गया है कि लोग यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम में रील बनाकर लोगों को काम मिल रहा है। कितने लोग हैं, मैं आपको अगर नाम लूँ, वर्टिकल नहीं है, मैं अगर आपको नाम लूँ, जैसे कुशा कपिला को कौन जानता था, आज वो फिल्में कर रही है, आज वो टीवी कर रही है। जैसे भुवन बाम, इन्हें कौन जानता था, आशीष चंचलानी, इन लोगों को कौन जानता था भाई। लेकिन ये लोग मुंबई नहीं आए, ये दिल्ली में रह के, अपने शहरों में रह के इन्होंने काम किया। जाकिर खान हो, कोई हो, जितने भी ये लोग थे, इन्होंने शुरुआत तो अपने चैनल्स, अपने शहर, चाहे समय रहना हो, जितनों का नाम आप लीजिए, इन्होंने, किसी ने इंडस्ट्री में आके वो वाला स्ट्रगल नहीं किया है कि इस इंडस्ट्री में जगह बनानी है और यही एक माध्यम है। तो इसलिए शायद 25 साल पहले कि जो अमित आर्यन जब मैं यहाँ आया, तो हो सकता है मैं भी अपना जो भी टैलेंट है वो मैं यूट्यूब और इंस्टा से ही जो है करता, क्योंकि कंटेंट तो बहुत है आपके पास, और बहुत है, और ये बहुत अच्छी, मैं तो इसकी तारीफ करता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बहुत अच्छा माध्यम है कि आज हर आदमी के हाथ में कैमरा है और एक प्लेटफॉर्म, हर किसी का अपना एक चैनल है, वो अपनी बात कह तो सकता है।
डॉक्यूमेंट हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट हो रहा है और वो अपनी बात कह रहा है और जो लोगों तक पहुंच रही है। तो लापतागंज FIR, इसी क्लिप्स अभी आपने ये बताया कि आज भी बहुत वायरल है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि आज मिसिंग है वो उस वक्त ही इस कॉमेडी के क्षेत्र में? देखिए पहले क्या होता था, पहले एफर्ट होता था और वो एफर्ट इस टाइप का होता था कि पूरे देश को ये चीज़ दिखानी है, पूरा देश इस चीज़ को पसंद करे और पूरा देश इस चीज़ को देखे। अब क्या हो गया है, अब ये है कि मुझे एक कंटेंट बनाना है जिसे हो सकता है 10,000 देख लें, मुझे नहीं पता, हो सकता है 50,000 देख लें, हो सकता है मिलियन वायरल हो जाए, हो सकता है, ठीक। तो अब जिम्मेदारियां इतनी कम हो गई हैं कि साहब अब मैंने एक चीज बनाई, नहीं भी चली तो क्या हुआ, मैं दूसरा बना लूंगा। हाँ, वो तो चल जाएगा, कॉस्ट तो उसमें आई नहीं, वो तो चल जाएगा। इसी तरह जो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे आज, उनमें भी क्या है, उनमें भी यह है कि साहब आज OTT प्लेटफॉर्म है, उनको हर हफ्ते में इतना कंटेंट डालना है, हर 15 दिन में डालना है, क्योंकि एक डाल रहा है तो दूसरा डाल रहा है, उसका एक चल गया, हमारा चलना चाहिए। तो अब क्या हो गया है, अब आप देखेंगे उतने एफर्ट नहीं रह गए, क्योंकि एफर्ट के लिए समय चाहिए होता है। अब तो ये है कि कैजुअल हो गया, मतलब हाँ, अब तो फटाफट डालो, चल गया इट्स ओके, नहीं चला नेक्स्ट। तो इसलिए आज भी आप देखिए, अच्छा आज जो चीजें चल रही हैं ये कुछ ही दिन में गायब हो जाती हैं, आप ये भी देखिए, उसके बाद लोग उनको भूल जाते हैं, है ना, सस्टेनेबल नहीं है इसमें। FIR 2006 में आया था, 2026 है और आज वो तब से ज़्यादा पॉपुलर आज है। उस ज़माने में जब टीवी में कॉमेडी बहुत मुश्किल था चलाना, डेली कॉमेडी, उस समय 10 साल तक FIR चलता है। मेरा दूसरा शो है लापतागंज, वो 5 साल वो सस्टेन करता है। उस समय का बना हुआ तारक मेहता आज 18 साल से वो शो चल रहा है। तो कुछ तो उसमें बात है कि वो चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई बात हो ना हो, लेकिन कम से कम जो लोग उससे जुड़े थे वो आज भी जुड़े हैं उससे। तो अब ये फर्क हो गया है, बस इतना जी। FIR अगर आज रिलीज होता आज के दौर में, तो वो TRP हिट होता या सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी बनता? FIR अगर आज आता तो आज भी FIR हिट होता, क्योंकि FIR में मनोरंजन दिया गया है, घटिया मनोरंजन नहीं, पहली चीज़। दूसरा, किसी की तरफ इशारा तो नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुले ही बात करता हूँ। देखिए आप अगर मेरी पॉडकास्ट भी दूसरी देखेंगे, मैं बहुत खुला बोलता हूँ। जैसे कि कई शोज़ हैं जिनमें कि ज़्यादा शोज़ तो नहीं है आजकल, हाँ, लेकिन कॉमेडी में जो भी चल रहे हैं, जिनको लोग कह रहे हैं, आप देखिए जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कपिल शर्मा के बारे में, जो काफ़ी वायरल हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप हेल्दी कॉमेडी कीजिए, क्योंकि चक्कर क्या है, आपके ऊपर ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज भी हमारे देश में बहुत कम घर ऐसे हैं जिन घरों में हर रूम में टीवी हो। हमारे हिंदुस्तान में आज भी वो कल्चर है कि घर में एक टीवी लगा होता है, सब खाना खाते बैठते टीवी देखते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पारिवारिक मनोरंजन दें। तो अब आपके शो में अगर लड़की बन के महिलाएं बन के जो है लोग आ रहे हैं और आके वो बिलो द बेल्ट बात करते हैं, तो उससे मुझे तकलीफ होती है। बाकी मुझे किसी चीज़ से, हाँ, डबल मीनिंग तो फिर भी एक शब्द है, वहाँ तो बहुत ही खुला बात हो जाती है, बहुत ही, और कभी कभी नहीं भी होती है, तो हाँ लोग रिएक्शन जो देते हैं, हाँ, तो उसमें क्या होता है, मुझे ये लगता है आपको ये जिम्मेदारी, हर राइटर को, हर डायरेक्टर को, हर एक्टर को, हर क्रिएटर को, जब आप कॉमेडी कर रहे हैं तो आपको ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा काम करें कि जो लोगों को जो है अच्छा लगे और परिवार बैठ के देख सके। मेरा कोई कपिल से कोई ऐसा रहा है कि साहब मुझे उससे कोई तकलीफ, हाँ, उसके साथ उसके यहाँ जितने काम करने वाले जितने भी एक्टर हैं वो सभी मेरे दोस्त भी रहे हैं और मेरे साथ काम भी किए हुए हैं सब, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। फीमेल बनते हैं वो सब, हाँ। अब मुझसे किसी ने इस पे प्रश्न किया कि आपने कहा ऐसा, तो फीमेल तो FIR में से ही शुरू हुआ कि जो है ये कोई गुलगुले और गोपी और ये लोग महिलाएं बनते थे। मैंने कहा देखो यही फर्क है, वहां पुलिसिंग थी, आज भी पुलिस किसी केस को सॉल्व करने के लिए भेष बदलती है, जो फैक्ट है। तो वहां भी केस सॉल्व करने के लिए वो महिला बन के जाके किसी को रिझा के उससे सच्चाई निकलवाना, दैट इज पुलिसिंग। मगर यहाँ पुलिसिंग नहीं है। यहाँ आपकी अगर एक सपना ब्यूटी पार्लर वाली आ रही है तो वो तो कुछ भी बातें बोल रही मसाज के नाम पे, जो हम परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। ये अब जैसे अभी आप कंट्रोवर्सी की बात करें तो अगर जो है वो 370 रुपये वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है बिरयानी वाली, तो अब आप बताइए, अगर आप ऐसी बातें अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ठीक है, या करने देते हैं, तो
कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा विचार तो होता ही है कि कुछ ऐसी बातें हो जाए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए जिस वजह से फायदा मिला, लेकिन हुआ क्या, उससे नुकसान हुआ। अब उसमें भी मुझे एक चीज बड़ी वो लगी कि एक इंसान कहता है कि मैं 370 रुपए की बिरयानी खिला के एक लड़की का फायदा उठाता हूँ, उस पे मुझे ताज्जुब नहीं है, उस आदमी पे मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है उस आदमी पे, ना मुझे उस आदमी से कोई वो है, भाई वो उसकी मानसिकता है। ताज्जुब मुझे कहाँ हुआ, ताज्जुब मुझे इस बात पे है कि वो आदमी ये जानता था और जिसका प्लेटफॉर्म था मोरे, उसको ये पता था कि अगर ये आदमी ये बात बोलता है तो आई एम श्योर कि यहाँ बैठे लोग इसकी इस घटिया बात पे हंसेंगे, और वही हुआ। ताज्जुब उस बात पे था कि एक आदमी ने घटिया बात कही लेकिन इतने सारे लोग उस पे हंस रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ताज्जुब इस बात पे है, रिएक्शन पे ताज्जुब है, रिएक्शन मतलब कॉमेडी के जो चॉइस पे ताज्जुब है। भाई मानसिकता तो देखिए मेरी खराब हो सकती है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जरूरी थोड़ी ना आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। या सारे देश ने तो विरोध कर दिया ना, लेकिन वहां जो लोग बैठे थे उनके बारे में वो लोग श्योर थे कि ये उस मानसिकता के लोग हैं कि हम ऐसा बोलेंगे और ये हंसेंगे, और हंसे। आप क्लिप देखिए। हाँ हाँ, ताज्जुब वहां पे है, और वो भी जिम्मेदार लोग हंसे, जिम्मेदार लोग। उसमें से एक तो डॉक्टर है वो लड़की, अब उसने जो बातें कही हैं, तो कहने का मतलब हमारी जो कॉमेडी का स्तर है वो इतना गिरता जा रहा है कि हम इसको कॉमेडी समझ लेते हैं। आज स्टैंड अप कॉमेडीज आप देखिए, उसमें क्या क्या बोला जा रहा है, तो उसको लोग कॉमेडी समझते हैं। देखिए कॉमेडी, ये कॉमेडी किसी को गिरा के, किसी को नीचा दिखा के, किसी के इंसल्ट करके, वो कॉमेडी नहीं है। हास और उपहास में अंतर होता है। हास कीजिए, उपहास नहीं। ये जो पाकिस्तान से जो उमर शरीफ वाली कॉमेडी जो आई थी, जो कपिल शर्मा से लेके इन सबने फॉलो की, करते क्या, एक दूसरे के इंसल्ट करना। कोई महिला आ गई, उसको बोलना तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी, तेरा बाप ऐसा है, तेरा ये ऐसा है। अरे आपको पता नहीं है, इसके बाप ने तो ये था, ये तो जब पैदा हुई तो पैदा होते ही जो है इसको तो नर्स ने बोला कि इसको तो वापस अंदर भेज दो। तो ये जो आप इंसल्ट करते हैं ना, दैट इज रॉन्ग। अब एक हमारे भाई साहब हैं सुनील पाल, अब वो बेचारे बोलते हैं, उनका तो बड़ा, उनका उल्टा उनका मजाक सबने बना रखा है कि साहब ये आदमी तो जो है बोलता है, वो क्या बोलता है आदमी, ये तो कहता है यार बिना गाली दिए भी हो सकती है कॉमेडी, तुम बिना गाली दिए करो। अब सुनील पाल इतने वाहियात जोक्स मारते हैं तो उसमें ही हंसी आ जाती है, ठीक है। और जबकि बहुत टैलेंटेड आदमी है सुनील पाल, इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन। वो आदमी तभी वो लाफ्टर चैलेंज उस आदमी ने जीता है, जहां उसके सामने राजू श्रीवास्तव जैसे लोग भी थे। लेकिन सुनील पाल कमाल का टैलेंटेड आदमी है। अगर वो घटिया जोक्स भी बोलता है ना, तो आपको घटिया ही से, लेकिन आपको हंसी तो आ ही जाती है। अब वो आदमी सिर्फ इतना ही बोलता है कि भाई साहब आप लोग गालियां मत दो, बिना गाली के भी हो सकता है, सिर्फ इतना ही बोलता है। तो अब वो सारे मिल जाते हैं पूरा गैंग बना के, वो बेचारा सुनील पाल की धज्जियां उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं, अब जब मैंने कपिल के बारे में बोला था तो मुझे कितना लोगों ने लिखा है, कितना ट्रोल किया है, मुझे कितनी बातें लोगों ने लिखी है कमेंट्स में, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिंपल ये है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको पूरे देश ने प्यार दिया है, पूरा देश प्यार करता है। कपिल शर्मा को लोग, अरे आपकी माँ बहनें, आपकी दादी, आपकी नानी, सब आपके पिता, आपके पूरा सबने उसको अपने बच्चे की तरह प्यार दिया है इस देश ने। मैंने तो इतना प्यार देखा ही नहीं किसी के लिए पिछले कई सालों में जो मैंने प्यार देखा कपिल शर्मा के लिए। तो अगर एक परिवार आपको प्यार देता है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस परिवार के लिए ऐसा काम कोई ना करें कि उस परिवार को शर्म महसूस हो जाए। तो क्या मजबूरी है करने की? मजबूरी कुछ नहीं है, वो उनका वो टैलेंट है, उनको वही आता है। ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने ये बताया ना कि बहुत सारे यूट्यूब पर स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं जो गालियां ही उनकी कॉमेडी है, तो उनसे कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये उनसे कॉम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कपिल शर्मा तो जब शुरू हुआ तो ये लोग तो कहीं थे ही नहीं, ये बाकी लोग। लेकिन क्या है कि अब जैसे शुरू में जब कलर्स में आता था कपिल का शो, तो मैं भी देखता था, बड़ा अच्छा शो, सबने, पूरे देश ने इतना प्यार दिया, सब साथ बैठ के देखते थे उसको, क्योंकि बड़ा ही पारिवारिक शो बनाया था। बाद में धीरे धीरे समय के साथ उसमें चीज़ें ऐसी आनी शुरू। अब मुझे नहीं मालूम वो क्या मजबूरी है, मजबूरी ये भी हो सकती है एक टीआरपी की होड़ कि साहब अब शो उतना वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें कर दो, ठीक है। वो फिर उसके बाद मोबाइल का दौर इतना बढ़ गया कि अब क्लिपिंग्स की ऐसा बनाओ कि लोग क्लिपिंग्स शेयर करें, जो हो रही हैं, ठीक है। बाकी मैं ये मानता हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है, कॉमेडी का टैलेंट है, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, कोई,
उसको शायद, मतलब मुझे तो अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं गालियां भरूं अपने स्क्रिप्ट में जी। या डबल मीनिंग भर के मैं गंदी करूं। बातें नहीं हाँ। की हैं आपने। नॉटी हो सकते हैं आप, हाँ हाँ है ना। आपने एक बात की नॉटी, अरे तो आप मजाक मजाक में नॉटीनेस हो जाए। अब जीजा और साली की बात हो रही है तो उसमें कुछ नॉटीनेस तो होगी कि नहीं होगी। तो रिश्तों में एक अपने आप में, हमारे तो समाज में रिश्तों में नॉटीनेस रही है। नॉटी होना अलग चीज है, वल्गर होना अलग चीज है, घटिया होना अलग चीज है। तो कॉमेडी में इंसान को, जो भी लोग हैं, उन्हें वो जिम्मेदारी, लाइन को समझना कॉमेडी सबसे जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि बहुत ही थिन लाइन है। अगर जरा सा ऊपर हो गई तो किसी की बेइज्जती हो सकती है, जरा सा इधर हो गई तो वो चीज वल्गर हो सकती है। कॉमेडी तो सबसे संभाल के करने वाली चीज है। मतलब आप टैलेंटेड हैं, इसका मतलब है कि आप सबके लिए कॉमेडी मुश्किल कर देना चाहते हैं, कि जिसके अंदर थोड़ा कम टैलेंट हो तो वो कर नहीं पाए। नहीं, मेरा तो कहना ये है कि अगर जो है आप समोसे बेच सकते हैं तो आप समोसे ही बेचिए। आपसे तो किसी ने नहीं कहा कि आप रसगुल्ले बेचिए। और अगर रसगुल्ले बेचना चाहते हैं तो रसगुल्ले की रेसिपी सीखिए और उसके बाद रसगुल्ले बेचिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आइए, नहीं है टैलेंट तो आप घटिया काम मत कीजिए, और घटिया काम कीजिए, कोई बात नहीं। आपको अगर नहीं आ रहा है, नहीं, आप करिए, आपको पैसे मिल रहे हैं या जो भी, आप करिए। लेकिन फिर इस बात के लिए तैयार रहिए कि अगर कोई आपको ये कहे कि आपका काम, आपने अपने काम में गलत किया है या इस तरह की चीजें यूज की हैं, तो उसको सुनने के लिए तैयार रहिए। उसमें तकलीफ फिर नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपने बोला कि आपने कुछ बात कर दी, कंट्रोवर्सी हो गई, तो इनके बारे में जो वो गाली वाले इतने बहुत सारे हैं, इसमें कोई आपको नाम नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नजर आता है, क्यों नहीं नजर आता है। अब देखिए, लेकिन क्या है, अब उसमें भी फर्क है। अब जैसे लोग जो है साफ समय रैना की बात करते हैं, ठीक है, समय रैना की बात करते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो, समय रैना बहुत टैलेंटेड बंदा है। समय रैना के वीडियोस अगर आप देखिए तो मैं तो खुद देखता हूँ, तो मैं ये क्यों बोलूं कि साहब मैं नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं उस बंदे को। मगर फर्क क्या है, जो समझने वाली बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का जो कल्चर है, वो ये रोस्ट करने वाला जो कल्चर है, वो यूएस का कल्चर है। यूएस में आप अपने राष्ट्रपति को भी रोस्ट कर सकते हैं, अपने प्रधानमंत्री को भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप को भी रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सभ्यता, हमारी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, वो आपको ये अलाउ नहीं करती है कि वो आप किसी की माँ बहन या अपनी माँ बहन या परिवार को आप रोस्ट करें गलत तरीके से। तो वहाँ उसकी प्रॉब्लम हो गई, वो जो उसके साथ हुआ वो एक प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज वो बहुत अच्छा, बहुत कमाल। मैं तो पिछले 10-5 साल में मैं तो बहुत पसंद करता हूँ उसको। जाकिर खान, जाकिर का देखिए कितना अच्छा है। मैंने जाकिर को कभी नहीं देखा गाली वाली देते हुए। क्यों भाई, क्यों? और क्या और समय रहना से कोई कम फॉलोअर नहीं है उसके, समय रहना से ज्यादा इज्जत भी है उसकी, जाकिर की, ठीक है। उस आदमी को इस चीज का लिहाज है, उसको अपनी तहजीब का पता है। वो अपने फादर के बारे में बात करता है और लोग उसके टिकट खरीदते हैं उसके फादर की बातें सुनने, उसकी माँ, मम्मी, अम्मी के बारे में बात करता है, इमोशनल, वो कनेक्ट। मैं कह रहा हूँ कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट नहीं होगा तो क्या है। तो समय रहना बहुत अच्छा है, सिर्फ इतनी सी चीजें सही करने वाली हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं ना, हमको उस तरह की थोड़ा सा तो ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, हम ख्याल रखते हैं। बस सुनील पाल ने सबसे पहले मुनव्वर फारूकी से भिड़ंत हुई थी। हाँ, तो कोई गलत नहीं कहा था। मैं तो सुनील पाल ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, कोई गलत नहीं कहा था। और असल में भारी भरकम तरीके से नहीं कह पाया शायद। हाँ, नहीं, क्या होता है ना, वो ग्रेविटी से नहीं कह पाया। हाँ, लेकिन अब वही बात है ना, वो अब उस आदमी को सबने मिलके जोकर बना दिया है। जो आदमी ये बात कहता है, और वो क्या गलत कहता है। मैं तो कहता हूँ चलो सुनील पाल कुछ भी कहे, लेकिन सुनील पाल गालियां तो नहीं देता है। सुनील पाल किसी की माँ बहन परिवार के बारे में तो नहीं गलत बोलता है। तो टीवी कॉमेडी के गोल्डन एरा आपके हिसाब से ख़त्म हो गया है और हमने क्वालिटी की जगह क्वांटिटी चुन ली है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वांटिटी चुन ली है हमने। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि गोल्डन एरा ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी भी अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। अभी भी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी बीच में एक सीरीज आई थी मामला लीगल, रवि किशन, ठीक है। वो कितना अच्छा बनाया था उन्होंने, कॉमेडी थी लेकिन कितना अच्छा बनाया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर होता क्या, पंचायत आया, कितना अच्छा था। मुझे पंचायत की टीम के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि आपका अगर लापतागंज नहीं होता तो पंचायत हम सोचते भी नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपने एक अच्छी चीज़ से अच्छी चीज़ बनाई, पंचायत अच्छा था। लेकिन फिर पंचायत 2, पंचायत 3, पंचायत 4, पंचायत 5,
क्वालिटी खत्म होती जाती है, फिर आप उसको इनकैश करने के चक्कर में क्वालिटी खराब करते हैं, है ना। तो मेरा मानना ये है कि चीजें आज भी अच्छी बन रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर होता है अब ये चल गया, अब ऐसा ही इसका सीजन 2 बनाओ, सीजन 3 बनाओ, सीजन 4 बनाओ, बस वहां से जब तक गड़बड़। बिल्कुल नीचे ना हो जाए जब तक ये ना हो जाए। अब देखिए, अब कहाँ, अब जैसे फैमिली मैन मनोज वाजपेयी का जी पहला सीजन कितना अच्छा था, सेकंड सीजन भी लोगों ने देख लिया, लेकिन थर्ड सीजन लोग देख ही नहीं पाए। तो कहने का मतलब है कि टैलेंट है, आज भी काम अच्छा आज भी हो रहा है। आपके करियर का कोई ऐसा डायलॉग या ऐसा सीन जब आप लिख रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये तो हिट होना ही है? ये देखिए, इसमें 2-3 चीजें थी। क्या हुआ, जैसे मेरा एक बड़ा हिट हुआ था डू नॉट डिस्टर्ब में, गोविंदा बोलते हैं डॉली 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 डॉली, बड़ा फेमस हुआ था, वो प्रोमो में भी डाला गया था। तो क्या हुआ कि हम लोग शूट कर रहे थे, एक होटल में रूम में सीन है कि लारा दत्ता आती है और वो बड़ी अपसेट है गोविंदा से कि तुम जो है अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, मुझे तुमने कहा था डिवोर्स दोगे मेरे साथ, तो ये पूरा सीन था। अब क्या, वो गोविंदा की एंट्री हो, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि यार सीन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे कुछ खालीपन लग रहा है, कि मुझे वो नहीं लग रहा है कि गोविंदा अगर एंटर होगा वहां पे तो क्या होगा। तो मैं सोचता रहा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत सोचा। उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा चिट्ठी भैया ये ना आप आ रहे हो, ये बहुत फ्लैट जा रहा है। तो बोले तो क्या है इसमें कर क्या सकते हैं यहाँ पे, अभी ये तो मैं एंटर होता हूँ, और क्योंकि पहली लाइन लारा दत्ता की है, तो अब लारा दत्ता बोले तो गोविंदा रिएक्ट करें। तो मैंने कहा नहीं ये सब सही है, लेकिन ना इसमें कुछ होना चाहिए। अचानक से मेरे दिमाग, मैंने कहा जैसे आप आ रहे हो, अब उसका नाम डॉली है, तो मतलब आप वो ऑलरेडी वहां है, डॉली आ रही है, तो आप जो है मतलब आके आपका एक रिएक्शन तो आएगा ना, डॉली आ गई, एक खुशी का रिएक्शन। तो मैं वहां पे दिमाग में, मैंने कहा अगर आप इसको ले लें, डॉली 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 है, डॉली डॉली डॉली, अब वो गोविंदा, ये मैंने सोचा उसको जो परफॉर्म किया उन्होंने, तो मुझे ये लग गया था कि इस फिल्म में कुछ हिट हो ना हो, ये डॉली 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 चलेगा। और आज भी जिन लड़कियों का नाम डॉली है उनको लोग ये जरूर बोलते हैं डॉली 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 डॉली। एक वो था, और दूसरा एक जब मैं इज़्दा लिख रहा था, हाँ, इज़्दा जब मैंने लिखा जिस दिन, आप देखिए शुरू में इज़्दा नहीं था, शुरू में कुछ साल तक, बाद में मैंने क्रिएट किया इज़्दा। तो मुझे ये लग गया था कि यार ये ना, मुझे लग रहा अंदर से ये जबरदस्त पकड़ेगा और सालों तक ये इज़्दा चलेगा, और सच में आज तक इज़्दा चल रहा है। हाँ, इज़्दा तो अमर हो गया है, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त हुआ। आज के कॉमेडी शो में मतलब कॉमेडी कम होती है और नॉइज़ ज़्यादा होता है, तो सहमत हैं आप या असहमत हैं इससे? हाँ, मतलब नॉइस तो देखिए वही बात है कि मैं उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा आपको, कि अगर मैं किसी को 100 रुपए के 10 नोट दे दूं और किसी को 100 रुपए के चिल्लर दे दूं, तो वो दोनों को जेब में रख ले, तो शोर कौन मचाएगा? सब चिल्लर है। शोर तो चिल्लर मचाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रिप्ट अच्छी होती है, जो स्क्रिप्ट टाइट है, जहाँ परफॉर्मर अच्छे हैं, वो उन्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती है, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो 100 के नोट हैं, वो उसी वैल्यू में चलेंगे, वो खामोश रहे, शांति से भी काम करेंगे तो चलेंगे, और वही हो रहा है। और जो शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो तो चिल्लर वाला काम है, चिल्लर तो चिल्लाएगा ही। तो मैं हमेशा इसको ऐसे देखा करता हूँ। नहीं, आप तो 500 के नोट हैं। वो तो खैर आपकी ज़र्रा नवाजी आप ही कह रहे हैं, लेकिन कोशिश मैंने हमेशा की है कि चिल्लर ना बनना पड़े जीवन में। एक आपके बहुत ख़ास शेखर सुमन साहब, हाँ, तो शेखर सुमन जी का शेखर टू नाइट फिर से शुरू हुआ है। पहले मूवर एंड शेखर्स था, बहुत कामयाब, ये भी हुआ, और आज फिर से उसको पसंद किया जा रहा है। तो शेखर सुमन जी का सटायर और ह्यूमर में ऐसी क्या बात है जो आज भी लोगों को 20-25 साल बाद मेरे ख्याल से शुरू हुआ है और फिर भी उसी तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कामयाब जा रहा है? इसकी वजह क्या समझ आती है आपको? देखिए शेखर जी जो हैं, शेखर जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि शेखर जी को हम लोगों ने बड़े होते हुए देखा, उनसे सीखा। हमने एक ऐसे एक अभिनेता को हास्य करते और बोलते देखा और सुना है कि जिसकी तर्कश में हास्य के आप कह लीजिए वाण होते थे और हाथ में गांडीव होता था व्यंग के गांडीव और हास्य के तीर जिसके तर्कश में हो, और वो इंसान जब जो है धनुर्धर बन के जो है परफॉर्म करता था, तो उसके जो तर्कश के जो तीर थे वो किसी को नहीं छोड़ते थे। उस तर्कश के तीर हर किसी पे चले हैं, चाहे वो लालू जी रहे हों, चाहे वो अटल जी रहे हों, सब, और किसी ने कभी बुरा नहीं माना उस चीज़ का, क्योंकि वो व्यंग होता था, तो वो उस तरह से चलता रहा। अब क्या है कि अगर आप जीवन में अर्जुन बनेंगे तो फिर अज्ञातवास तो आएगा। तो अब क्या शेखर जी
अर्जुन थे, अर्जुन हैं। बीच में एक अज्ञातवास आया जिसमें कि वो शांति से बैठे रहे, मगर अज्ञातवास खत्म भी होता है। अज्ञातवास खत्म हुआ, आज फिर वो कुरुक्षेत्र में है, और कुरुक्षेत्र में वो इस तरह से अपने गांडीव से और अपने तीरों से, अपने तरकश से व्यंग के बाण निकाल के मार रहे हैं कि अच्छे अच्छे घायल हो गए हैं, और जितने भी आसपास दिख रहे थे वो सब दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। तो ये बात है, तो वही बात है कि टैलेंट तो शेखर जी का है, वो तो कहीं नहीं गया। कुछ दिन के लिए वो शांत जरूर थे, मगर वो तूफान के पहले की खामोशी वाली शांति थी उनकी। मैं बीच में उनसे मिला भी उनके घर पे, तो मैंने शेखर जी को एक, मैंने कहा यार आपके आज भी फैंस वेट करते हैं कि कब जो है आप लेकर आए कुछ ऐसा। बोले हाँ मुझे पता है यार, लेकिन कुछ ऐसा होना भी तो चाहिए। मैंने कहा नहीं, कुछ होना चाहिए, नहीं आपको आना चाहिए। और देखिए अब वो आए हैं, इस तरह से आए हैं कि वो छा गए हैं। और आज आपके पॉडकास्ट पे शेखर जी के लिए, शेखर सुमन के लिए मैंने खुद एक कविता जो लिखी है इरशाद, वो इरशाद। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा यहाँ पे कि कविता क्या है शेखर जी के लिए कि न प्रश्न है न चिन्ह है, न प्रश्न है न चिन्ह है, वो शेखर सुमन है, वो सबसे भिन्न है। वाह हास्य के सौर मंडल में यूं तो सितारे हैं बहुत, हास्य के सौर मंडल में यूं तो सितारे हैं बहुत, भरा हुआ आकाश है चांद तारे हैं बहुत, क्या बात, किंतु फिर ये कौन है जिसे देख सारे मौन है। वाह वाह, किंतु फिर ये कौन है जिसे देख सारे मौन हैं, भरा हुआ आकाश है मैं बताता हूं सुनो तुम ध्यान से, वो देखो सूर्य फिर से निकला है आसमान से, बादल छिपा सकता है सूर्य को कुछ घड़ी, बादल छिपा सकता है सूर्य को कुछ घड़ी, खिल उठी धरती सुमन जब सूर्य की किरण पड़ी, तरकश में जिसके व्यंग के वाण हैं भरे हुए, हाथों में गंडीव हास्य का खड़ा हुआ है अड़े, वाह 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 वाह, इस देश को जिसने सिखाया हास्य का जो है भुवन, प्यार से कहते हैं सब उस सूर्य को शेखर सुमन। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना प्रश्न है ना चिन्ह है, वो शेखर सुमन है जो सबसे भिन्न है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शेखर सुमन साहब के बारे में आपने बताया, तो क्या मतलब आजकल लोग जोक सुनने के पहले ऑफेंड हो जा रहे हैं? जोक सुनने के पहले कहाँ ऑफेंड हुए जा रहे हैं? जब तक एक आदमी सुनते ही? नहीं, जब तक एक आदमी ये कहता है कि साहब मैं एक लड़की के साथ कहीं गया, वहां मैंने बिरयानी मंगाई, मैं ऑफेंड नहीं हूं यहाँ तक। फिर उसने कहा कि मैंने जब बिरयानी हो गई तो 370 रुपए का बिल आया, मैं ऑफेंड नहीं हूँ। फिर उसने कहा कि लड़की ने कहा चलो मुझे घर छोड़ दो, मैं वहां तक ऑफेंड नहीं हूँ। फिर उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं, घर कैसे छोड़ देता, 370 की बिरयानी खिलाई है वो तो वसूलूंगा, मैं यहाँ ऑफेंड। उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा वो तो मैं बोल भी नहीं सकता, मैं वहाँ ऑफेंड। तो जोक सुनने के पहले नहीं ऑफेंड है लोग, जोक ऐसे हैं कि ऑफेंड हो जाएं। इसी पर मैं बात करूंगा, मतलब इस पर नहीं, इसके पहले जो आपने जी। कविता सुनी। तो कॉमेडी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया, ट्रोलिंग या स्पॉन्सर्स? कॉमेडी का सबसे बड़ा दुश्मन तो वो लोग हैं जो खुद ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं, ठीक है। और या मैं ये कह दूं कि राजनीतिक अगर आप जोक्स करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, जैसे कि कहा जाता है। तो मैं जैसा कि थोड़ी देर पहले भी बोला मैंने कि मर्यादाओं का ख्याल तो रखना होगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, इस बात को हमको नहीं भूलना होगा। अच्छा फिर भी हम बहुत ही लिबरल हैं कि हम इतनी बातें बोल लेते हैं। यही बातें अगर हम जो है पाकिस्तान या ऐसे दूसरी कंट्रीज़ में बोल के, इससे आधी भी बातें बोल के दिखाइए, आप नहीं दिखा सकते हैं। तो हम लोग फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा लिबरल है कि हम, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, या हमारे जो जनता है जो ट्रोल करती है, वो यहाँ तक बर्दाश्त करती है, यहाँ तक करती रहती है। ऐसा नहीं है, आप देखिए लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब यहाँ तक पानी आ जाता है तो फिर तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं, हमें अपनी मर्यादाओं का पालन करना है, वरना दुश्मन तो कोई भी नहीं है कॉमेडी का। इसका मतलब है कि आप पॉलिटिक्स को भी डिफेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया को भी डिफेंड कर रहे हैं, ट्रोलर्स को भी डिफेंड कर रहे हैं, और स्पॉन्सर्स को भी डिफेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए कहा जाता है ना, हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छी जो है लाइन कही गई है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं तो फिर तो कोई भी होगा वो रिएक्ट करेगा। तो इसलिए उसके नीचे तक भी तो कॉमेडी है ना, वहां तक तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना आपको। आज आप क्या नहीं बोल देते हैं किसके बारे में, आज आप क्या प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। आज अपने नेताओं के बारे में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है।
तरीका होता है। जैसे शेखर जी की बात हुई तो शेखर जी कहने क्या तब नहीं बोला था या अब नहीं बोल रहे हैं, जी जी। लेकिन तरीका है थोड़ा सा ऐसा। इंटेलिजेंट भी तो होना चाहिए ना साथ में कॉमेडी में, हाँ, इंटेलेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हम्म, तभी तो मज़ा है। इसका मतलब है कि अब कॉमेडी को खतरा इन सब चीज़ों से नहीं है, लेकिन आज का जो यंग राइटर्स हैं उनको खतरा आपके हिसाब से एआई से है, या उनका शॉर्ट स्पैन हो जाता है देखिए इसमें क्या उससे? है नहीं नहीं, एआई से उनको खतरा नहीं है। एआई कौन से खतरा है? एआई को खुद ऐसे लोगों से खतरा है जो कि अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एआई तो हमें वही बताता है जो उसने देखा सुना समझा, जो उसके अंदर फीड है। एआई कभी आपको कोई नई चीज नहीं बताएगा। आप देखिए नहीं चैट बता जीपीटी सकता। आपको नई चीज नहीं बता सकता, वो वही बता सकता है जो क्रिएटेड है। तो करेक्ट। अगर इस टाइप की चीजें क्रिएट हो रही तो अगले 2 3 4 5 साल बाद वाला बेचारा एआई तो बहुत ही बेचारा से एआई हो जाएगा, हाँ हाँ, है ना। और क्रिएटिव लाइन में। और आपको मैं अगर बताऊं कि हिंदी लिटरेचर में आप देखिए हरिशंकर पारसाई तो आज के नहीं है ना। हरिशंकर पारसाई तो जिस जमाने में थे वो तो बहुत युग बीत गया उसको, नहीं, बहुत लेकिन सारे हुए इस हरिशंकर तरह। पारसाई ने जो बातें किस किस पॉलिटिक्स में क्या चीज छोड़ी होगी हरिशंकर पारसाई ने जो व्यंग नहीं कहा हो, लेकिन तरीका था ना कहने का। होशियार और बुद्धिमान लेखक थे ना वो, उन्होंने जो बातें कही वो आज भी सार्थक हैं। तो अरे अकबर इलाहाबादी खुद हाँ वकील थे, हाँ हाँ उन्होंने वकील पर कहा कि बिल्कुल। पैदा हुआ वकील तो हाँ। शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। बताइए। तो कहने का मतलब वही है ना कि साहब जो है देखिए फिराक गोरखपुरी साहब ने बहुत बातें इस टाइप की कही। तो इवन जावेद साहब, जावेद अख्तर, अब वो क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उनको मालूम है ना कि किस किस तरह से कहना है और किस दायरे में रह के कहना है, कि आपकी बात जिसको आप कह रहे हैं वो भी सुन के बुरा ना माने, वो भी मुस्कुरा दे। मतलब इंटेलिजेंटली कहना यस है, यस यस, बहुत बस टैक्टफुली कहना वही है। नहीं है। आज जो जितने भी लोग हैं उनके अंदर बस वही एक कमी है, वरना टैलेंट तो मैंने कहा ना, जितने भी स्टैंड अप कर रहे हैं क्या कमाल का कर रहे हैं, चाहे समय रैना हो, जाकिर हो, चाहे वो गौरव गुप्ता हो, और भी कई लोग हैं जो बहुत सारे बहुत अच्छा। इवन कुणाल कामरा की भी बात अगर आप करें, जिन पे सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं, जी। तो वो भी बातें सबकी अच्छी हैं, कह सब अच्छा रहे हैं, तरीका और मर्यादा को थोड़ा सा संभाल लेंगे ना, थोड़ी बुद्धिमत्ता ले आएंगे, तो उनकी बात सुन के वही लोग हंसेंगे जिनके लिए वो कह रहे हैं। मजा तो ये है। समाज को आईना भी दिखाना चाहते हैं लोग, तो वो इस तरह कहना चाहते हैं कि वो कुछ सुधार आए, और जो रेजिस्ट करते हैं तो भी हो सकता है उसका मतलब आपकी बात सही है कि मर्यादा में कहते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और इसमें मैं बड़ा अच्छा जवाब आपको जी। दूंगा कि समाज को आईना दिखाइए, बहुत ज़रूरी है। और एक राइटर हो, चाहे वो एक एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनका उनका कर्तव्य है कि समाज को आईना दिखाएं। आईना दो तरह से दिखाया जाता है। एक होता है कि मैं आपको आईना दिखाऊंगा, आप अपने आप को देखेंगे, उसमें आपका अक्स होगा, आप खुश होंगे देख के, ठीक है, अच्छा बुरा रियलाइज जैसा भी करेंगे, होगा, या रियलाइज अच्छा बुरा करेंगे, जैसा। एक होगा कि मैं सूरज के इरिटेट हो जाएंगे। नहीं, मैं सूरज के सामने खड़ा हो जाऊंगा आईना लेकर और वहां से आपको आईना दिखाऊंगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि वो सूरज की किरणें जब पड़ेंगी उस आईने पर, उससे रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पे जाएंगी, तो आप चढ़ जाएंगे वहां पे। तो समाज को आईना दिखाना है तो समाज को आईना ऐसे मत दिखाओ, ऐसे मत दिखाओ कि वो आप समाज को आईना इसलिए दिखा रहे हो कि आप समाज को सही करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे मत करो कि समाज ही इरिटेट हो जाए, तो आपका तो जो कॉज है वो हुआ ही नहीं ना पूरा। तो समाज को आईना दिखाइए, लेकिन ऐसे दिखाइए, हिकमत के साथ। हाँ ऐसे दिखाइए कि साहब जो समाज भी उस चीज़ को देख तो सके। करेक्ट है ना। अच्छा, आखिरी मरहले में जाने के पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़े से रैपिड फायर टाइप का हो जाए। बिल्कुल। टैलेंट या नेटवर्किंग? किस्मत। कपिल शर्मा या जसपाल भट्टी? जसपाल भट्टी। एफआईआर या लापतागंज? एफआईआर। राइटर या एक्टर? राइटर। ओटीटी या टीवी? टीवी। सटायर या स्टैंड अप? सटायर। शाहरुख खान या आमिर खान? शाहरुख खान। वायरल या टाइमलेस? टाइमलेस। एआई या ह्यूमन क्रिएटिविटी? ह्यूमन क्रिएटिविटी। फेम या फ्रीडम? फेम। फेम ओवर फ्रीडम? या बिकॉज फेम बहुत जिम्मेदारियां लेके अपने आप आ जाती है, बहुत सी स्वतंत्रताएं अपने आप ख़त्म कर देती है फेम। मैं तो फेम को जो डोंट है नीड फ्रीडम। फेम आज
बच्चन साहब हैं, उनके पास कौन सी फ्रीडम है, लेकिन बच्चन साहब हैं। शाहरुख खान के पास फ्रीडम नहीं है कि वो जाके पानी पूरी खा ले रोड पे, लेकिन वो शाहरुख खान है। तो फेम, वैसे मेरा फ्रीडम का मतलब था कि आप जो भी चाहते हैं वो कह सकें, वो फ्रीडम। नो दैट, अगर ये मतलब था तो ऑब्वियसली फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम ही आदमी चाहेगा अपनी बात कह सके। सक्सेस या सुकून? सुकून। सक्सेस हो जाएगा तो सुकून नहीं मिल जाएगा। नहीं, देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सफलता है, सक्सेस है, तो ज़रूरी नहीं है कि सुकून हो, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है तो सफल आप हो जाएंगे। यानी सफलता अगर मिलेगी तो सुकून नहीं मिलेगा। अक्सर देखा यही है, क्योंकि हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है, तो दोनों की अपनी अपनी सफलता, अहमियत हाँ, है। सफलता की कीमत में सुकून भी आता है। स्क्रिप्ट या सुपरस्टार? स्क्रिप्ट। अच्छा, कुछ दूसरे तरह के रैपिड फायर कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको पूरा कर दीजिए। अच्छा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन है। अच्छा, इसके आगे आप चाह रहे हैं मैं बोलूँ? इसके अच्छा, आगे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि बहुत चमक धमक, बहुत बहुत आसान दुनिया है, बहुत आसानी से पाई जा सकता है। एक ट्रेंड जो कल से बंद हो जाना चाहिए। और ये जो होड़ लगी हुई है वायरल होने की, ये बंद हो जाना चाहिए। एक एक्टर जो राइटर का सपना होता है। अमिताभ बच्चन। आज के कॉमेडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सबसे बड़ी होड़। प्रॉब्लम होड़ की है कि वायरल। नहीं, कि अगर कोई जो है आमिर खान बन के आ गया था और उसकी तारीफ हो गई, तो मैं जो है फिर अनिल कपूर बन के आ जाऊँ। प्रॉब्लम वहाँ पे है, होड़। एक शो जिसे देख कर लगा काश मैंने लिखा होता इसको। ऐसे अगर शो की बात करें तो एक नहीं है, कई शो के नाम लेने पड़ेंगे। ले लीजिए। तो ऐसे बहुत से शोज़ आए जिन्हें देखकर लगा कि हाँ यार, ये शो मुझे लिखना चाहिए था। जिसमें से कि जैसे अब मैं तो उन्हीं आज के शोज़ तो मुझे ऐसा नहीं लगते हैं कोई फ़िलहाल, लेकिन हाँ, मैं जब देखता हूँ कि जिस तरह की राइटिंग उस एक टाइम पे हम लोग की गई, या एक जिस तरह की राइटिंग ये जो है ज़िंदगी की गई थी, ये जो जिंदगी ये पहला जो है ज़िंदगी कॉमेडी पहला, शो हाँ, हाँ, पहला, होगा। तो उसकी जिस तरह से राइटिंग की गई थी, या श्रीमान श्रीमती जिस तरह से लिखा गया था, वो तो ये जो कुछ शोज़ हैं जो लगता है कि हाँ, ये मैंने अगर लिखे होते तो और मज़ा आता मुझे। अच्छा, उसमें मैनरिज्म नहीं था, वो आप दे देते हाँ, कुछ ना कुछ। अगर कॉमेडी मर सकती है तो उसकी वजह क्या होगी? कॉमेडी अगर मर सकती है तो उसकी वजह वही लोग होंगे जो कॉमेडी को पैदा करते हैं, क्योंकि जो पैदा करता है वही वजह होता है मरने का और मारने का। अगर मुझे बॉलीवुड को एक परसेप्शन लिखना हो तो मैं लिखूंगा। अगर एक परसेप्शन में मुझे बॉलीवुड को लिखना हो, बॉलीवुड के लिए, तो मैं यही लिखूंगा कि सपने सपने। सपने हैं जो सपने कई बार पूरे भी होते, कई बार आप उठते हैं, आपने सपना पूरा भी देख लिया होता है, कई बार सपने टूट भी जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः सपने टूट जाते हैं। इसी तरह बॉलीवुड में आने वाले जो लोग हैं, अगर आप सक्सेस रेशियो देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है। नहीं होगा, तो कम ही सपने शायद हो। सपने ही हैं। कम ही होगा क्योंकि आपको एक्स्ट्राज और जो बहुत सारे दिखते हैं, इतनी आबादी है उनकी कि आप वो परसेंटेज और कम शायद हो। जी, जी, बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल। सारे वापस चले गए होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारा टैलेंट वापस लौट गया यहाँ से। जी। तो इसलिए सपने हैं, पूरे हो गए तो आप एक बड़ी फ्रेश नींद उठते हैं, टूट गए तो आप सोचते हैं कि यार ये टूट क्यों गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सपना टूट जाए तो अच्छा भी लगता है, अरे अच्छा हुआ ये सपना टूट गया। तो कुछ लोगों के लिए वैसा भी होता है, वैसा एक्सपीरियंस भी इस इंडस्ट्री में रहा होगा, जिन्हें आज लगता होगा अच्छा हुआ मेरा वो सपना टूट गया। हाँ, हो सकता है अपने किसी दोस्त के साथ वो आया हो और हाँ, वो वापस चला गया हो। उसने कुछ काम किया हो ऐसा कि वो सक्सेसफुल हो और बिल्कुल, सेटिस्फाइड बिल्कुल, हो। बिल्कुल। उसको लगा हो देखो जैसे ऐसे कि ही मैं रहता यहाँ मैं। पे अगर बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सपना टूट गया बॉलीवुड में, लेकिन आज वो राजनीति में बहुत बड़े पोजीशन पे हैं। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई कोई मंत्री है, तो कोई एमपी है, तो कोई एमएलए, और कोई चीफ मिनिस्टर चीफ भी हैं। मिनिस्टर भी बने। तो जिन्होंने ड्रीम देखा था कि हम एक फिल्म स्टार बनेंगे, लेकिन उनका सपना टूटा, तब उन्हें तकलीफ हुई होगी।
बहुत तकलीफ हुई। ये सपना जब टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, मगर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो हकीकत आई सपना छोड़कर, तो उसके बाद उनको लगा कि शायद अच्छा हुआ वो सपना टूट गया मेरा। तो अच्छा भी होता है कई बार। वापस आते हैं कि आपने सालों हिंदुस्तान को हंसाया है। अगर ज़िंदगी आपको एक और स्क्रिप्ट लिखने का मौका दे, किस बारे में होगी? मैंने अपने करियर में लोगों को हँसाया भी, रुलाया भी, बहुत काम किया, लेकिन अगर ये कहा जाए कि साहब आपको ज़िंदगी एक ऐसा दे मौका कि जो कुछ कहना चाहते हैं आप एक कह दें, आखिरी आपको अगर कुछ कहना हो, अपनी आखिरी स्क्रिप्ट लिखनी हो या आखिरी या बात जो नहीं कहनी कहा हो, हो आपने बात वो नहीं कहना कहा है। हो, या मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो ऐसी बात कहना चाहूँगा सबसे, मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से नहीं बल्कि हर किसी से एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो भी मेरी ही लिखी हुई कविता है जो मैं लिखूँगा। और कविताएं मैं सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ, मेरी कविताएं कहीं आपको प्रकाशित नहीं दिखेंगी, पब्लिश नहीं दिखेंगी, पूरी फिल्मों में गाना मैं नहीं नहीं आपको। नहीं कभी नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए लिखता हूँ और ऐसे ही मौक़ों पे उस चीज़ को सुनाता हूँ, क्योंकि वो कविता एक ऐसा माध्यम है कि जो आपकी बात को पूरी तरह से कह देती है। उदाहरण एक ऐसा माध्यम होता है, जब आप उदाहरण देके किसी बात को कहते हैं तो वो बात लोगों तक पहुंच जाती है। तो एक कविता है मेरी जो मैं बोलता हूँ हमेशा ऐसे मौक़ों पे, और हर किसी के लिए है वो, हर किसी के लिए है वो, और उसको जो ध्यान में रखेगा उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा, उसके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी, उसकी कभी हार नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, हिंदी कविता सुनाने के लिए भी इरशाद बोलते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल बोलते जी। हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं इरशाद। तो वो रोहित वोहित हो उसमें, ऐसा नहीं है। ना ऐसा कुछ नहीं है। इरशाद उसमें भी है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल जी। बिल्कुल। यही तो कमाल है हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब का, हमारी सभ्यता का। इतने मिले हुए हैं एक दूसरे से कि कोई उससे फ़र्क नहीं। तो मैं हमेशा लोगों को एक ही बात कहता हूँ, और जो मैं आज भी कहना चाहूँगा कि कहना नहीं कि ज्ञान है, कहना नहीं कि ज्ञान है। कहना नहीं कि ज्ञान है, ये ज्ञान ही अज्ञान है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहना नहीं कि ज्ञान है, ये ज्ञान ही अज्ञान है। इस ज्ञान की परछाई भी जिस दिन तुम्हें छू जाएगी, इस ज्ञान की परछाई भी जिस दिन तुम्हें छू जाएगी, तुम राम भी बन जाओगे, तुम कृष्ण भी बन जाओगे। जिसने जगाया बुद्ध को वो प्रश्न भी बन जाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब। उस ज्ञान की परछाई भी जिस दिन तुम्हें छू जाएगी, तुम राम भी बन जाओगे, तुम कृष्ण भी बन जाओगे। जिसने जगाया बुद्ध को वो प्रश्न भी बन जाओगे। ज्ञान क्या है? अथाह समंदर। ज्ञान क्या है? अथाह समंदर। जीवन छोटी सी प्याली है। ज्ञान क्या है? अथाह समंदर। जीवन छोटी सी प्याली है। क्या प्याली के भर जाने से सागर होता खाली है? बिल्कुल नहीं। प्याली के भर जाने से क्या सागर होता खाली है? जीवन में जितना भी देखा, सोचा, समझा, जाना, पढ़ा, ये तुम्हारी काबिलियत नहीं है, बल्कि ये उस ऊपर वाले का वरदान है। इसलिए कभी ना कहना कि ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान ही अज्ञान है, ये ज्ञान ही अज्ञान है। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया शुक्रिया। इस पर एक बहुत बड़े एक राइटर ने बोला है कि हमें कम से कम इतना इल्म हो जाए कि हमें अपनी लाइल्मी का एहसास हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। बस यही इसे समझिए, यही थॉट इसमें कहा गया है कि भाई कहना नहीं कि ज्ञान है, ये ज्ञान ही अज्ञान है। मतलब इंसान अगर ये कह दे कि मुझे ज्ञान हो गया है तो इससे बड़ा ज्ञान तो कुछ हो नहीं सकता। आपने कहा था ना, वो जो सिक्के और बस वही है, वही वाला है फर्क। क्योंकि क्या कहा गया है कि इस ज्ञान की परछाई भी जिस दिन तुम्हें छू जाएगी, तुम राम भी बन जाओगे, तुम कृष्ण भी बन जाओगे। जिसने जगाया बुद्ध को वो प्रश्न भी बन जाओगे। तो इसलिए कहना नहीं कि ज्ञान है, ज्ञान ही अज्ञान है। जैसा कि आपने बताया कि आपका ये पॉडकास्ट आपके सारे प्रिय लोग, और स्तर पर शेखर सुमन जी जिनके लिए आपने कविता भी कही, हेमा मालिनी जी जिनके लिए आप काफ़ी जिनके क्लोज हैं, वो लोग भी सुनेंगे, और बहुत सारे लोग। तो मैं भी बता दूं कि मैंने भी कुछ शायरी की है। अरे वाह वाह, इरशाद इरशाद। तो कुछ तो हो जाए फिर। रुक के करके क़याम कह देना, रुक के करके क़याम कह देना, उनसे मेरा सलाम कह देना। क्या? और खूबसूरत नहीं रही तो क्या, खूबसूरत नहीं रही तो क्या, अब भी होती है शाम, कह देना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत कमाल लिखा है आपने। आपने तो तारीफ कर दी, तो एक और सुना दो। बिल्कुल। हमको फिरदौस भी अता होगी,
फिरदौस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ जी हेवन जी जन्नत। जी जी तो हमको फिरदौस भी अता होगी आपको छोड़कर अगर चेतो। हमको फिरदौस भी अता होगी आपको छोड़कर अगर चेतो। खुदा से साफ साफ कह देंगे हम कहीं भी तन्हा नहीं जाते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत आप तो कमाल के शायर हैं। शायरी ये आपका जो है छुपा रह गया था। अब एक और आपके साथ जो है जब पॉडकास्ट होगी तो उसमें सिर्फ शायरी पे होगी और सारा कुछ आपका भी शायरी में छिपा है, होगा। आपका भी ये कविता छुपा हुआ है, लोग नहीं जानते। जी आप अपने ही लिख रहे हैं, जी, तो यहाँ पर और आप लोग भी भी सुन स्वांतः लेंगे। सुखाए चल रहे हैं, अपने लिए ही लिख रहे हैं आप हाँ, भी। हम भी स्वतः सिखाई ही बिल्कुल, कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आखिर में जी आपने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों डायलॉग्स लिखे, लेकिन अगर ज़िंदगी आपसे कहे कि अब सिर्फ एक आखिरी लाइन लिखो, तो आपकी सोच, सफ़र और शख्सियत को बयान कर दे। ऐसी वो लाइन, ऐसा वो सीन, ऐसा वो डायलॉग क्या होगा? जिंदगी में अगर ऐसा मोड़ आए कि ज़िंदगी का आखिरी मोड़ है और मुझसे कहा जाए कि आप ज़िंदगी के आखिरी मोड़, ज़िंदगी के आखिरी पल, एक ऐसे पल जिसके बाद ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं? कागज़ और पेन मेरे हाथ में आ गया तो मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा, एक ही शब्द लिखूंगा इनफैक्ट, और वो शब्द होगा, उस अंत में वो शब्द होगा आरंभ। आरंभ, आरंभ, अंत में आरंभ। जी, एक नई शुरुआत, एक नया एक नया आयाम, ज़बरदस्त आज से जिसे क्या जी जिसे न किसी ने देखा है न किसी ने जाना है, मगर वो अंत क्या जिसके अंत में अंत लिखा जाए। क्या बात है, वाह! अंत तो वो है जिसमें आरंभ लिखा जाए। आरंभ लिखा जाए, जी क्योंकि सब कुछ साइकिल होता है, जी रिसाइकिल होता जी, है, फिर से एवरीथिंग आता है। एवरीथिंग, यस 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 यस। बहुत खूब, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बड़ा और मैं कॉमेडी जब सुना तभी मुझे मज़ा आया, लेकिन आपने कॉमेडी के अलावा बहुत कुछ लिखा जी और छिपा हुआ आपका जो शायर था, जी वो अब उसको छिपाइए नहीं, अब उसको बाहर ले आइए। जी, अब ये तो देखिए बाहर ऐसे ही है, अब आपका ये पॉडकास्ट नया यानी कितने लोग देखेंगे, जी। तो अब वो छुपा कहाँ रह गया। अब तो चिलमन हट चुका है, अब तो जो है चीज सामने आ गई है। हाँ, तो ये भी लिखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मैं कई पॉडकास्ट में जाता हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ अच्छा ये लगा जो आपका अंदाज़ है। ये ऐसा महसूस ही नहीं हुआ मुझे कि हम किसी पॉडकास्ट में बैठे हैं। ऐसा लगा कि मैं आपके घर आया हूँ, हम चाय कॉफ़ी पीते हुए चलिए कुछ कॉफ़ी पिलाता अपनी हूँ। जी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के कुछ फ़लसफ़े, कुछ बातें हमने आपस में करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ और आई होप ये पॉडकास्ट बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल लगेगा अच्छा। जी, चलिए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।